आज के बाद सीएफटी को लेके आपके मन में कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं खुद काफी स्टडी करने के बाद, काफी पढ़ने के बाद इस सिद्धांत की जो मेन मुख्य बातें हैं उनको एक बेहतरीन वे में, एक अच्छी लैंग्वेज में, सरल भाषा में आपको समझाने आया। सो हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया होंगे और सभी की पढ़ाई एकदम मस्त से चल रही होगी। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक बहुत से बच्चों को, बहुत से टीचर्स से पढ़ा होगा, वो आप भी शायद पढ़े के इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो समझ नहीं आया होगा। बहुत से टीचर्स को भी ये टॉपिक समझ नहीं आता है, बस जो बुक्स में थ्योरी लिखी होती है वो सब बता देते हैं। पीछे का कंसेप्ट क्या है वो कोई नहीं बता पाता। टॉपिक है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, सीएफटी। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, खास करके इंग्लिश वाले बच्चों को भी समझ आएगा, ऐसी बात नहीं है। उनके लिए आज के बाद ये टॉपिक मुश्किल नहीं रहेगा। अगर आप टीचर हो, टीचर बन के भी देख रहे हो, तो इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप ग्राउंड लेवल पर बच्चों को भी सब अच्छे से क्लियर करा पाओगे। आज के बाद सीएफटी को लेके आपके मन में कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं खुद काफी स्टडी करने के बाद, काफी पढ़ने के बाद इस सिद्धांत की जो मेन मुख्य बातें हैं उनको एक बेहतरीन वे में, एक अच्छी लैंग्वेज में, सरल भाषा में आपको समझाने आया। ठीक है, तो सिद्धांत का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत। अब क्रिस्टलीय क्षेत्र यहाँ पे नाम आया हुआ है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब क्रिस्टल क्षेत्र क्या होता है। जब आपको क्रिस्टल क्षेत्र का पता होगा तब आपको क्रिस्टल क्षेत्र भी समझ आ जाएगा। तो एक तो क्रिस्टल क्षेत्र की हम सिद्धांत के अंदर बात करेंगे। दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो है इसमें डी कक्षीय विपाटन। इसे हम डी कक्षीय विपाटन का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। डी कक्षीय विपाटन, विपाटन का मतलब क्या होता है। देखो राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है तो भाई थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सुनने का ट्राई करना। कुछ 5-7 मिनट तक आगे जो मैं बोलने वाला हूँ उसके बाद सिद्धांत आपको एकदम मक्खन लगेगा। ठीक है, डी कक्षीय विपाटन, डी कक्षक तो आपको पता होंगे 5 कक्षक होते हैं। उनका विपाटन, विपाटन का मतलब उनका विभाजन ना, टूट जाना अलग अलग ऊर्जा के आधार पर। ये पूरा का पूरा सिद्धांत इसी चीज पर बेस है। लेकिन ये विपाटन आपको तब समझ आएगा जब आपको क्या पता होगा, क्रिस्टलीय क्षेत्र। ठीक है, तो क्रिस्टल क्षेत्र हम आपको बताएंगे बिल्कुल प्योर। कैसे आप पेपर के अंदर थ्योरी भी लिखेंगे वो भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि सन 1929 ईस्वी में, सन 1929 में एच बैथे, एक वैज्ञानिक थे एच बैथे। एच बैथे ने सीएफटी सिद्धांत दिया, सीएफटी सिद्धांत दिया, यानी कि सीएफटी दिया, जिसे 1950 में लागू किया गया था। जिसे 1950 में लागू किया गया था। काफी टाइम लग गया इसको लागू करने में, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सिद्धांत बताना क्या चाह रहा है। जिसे 1950 में लागू किया गया। बड़े ही आसान तरीके से समझ आएगा, टेंशन मत लो। इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। देखो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, बोल रहा हूं पूरा। इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित है। ठीक है, सबसे पहला सिद्धांत क्या है भाई साहब, अब आएगा क्रिस्टल क्षेत्र क्या है। देखो आपको पता होगा, अभी आपने पीछे वर्नर का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लो आपके सामने, CO है मेरे पास, ठीक है, NH3 का होल 6 है और इस पे प्लस का 3 चार्ज आया हुआ है। मान लो एक यौगिक है, ठीक है। अब इसमें जो CO है ये है सेंट्रल मेटल एटम, इनके केंद्रीय धातु आयन। अब इस केंद्रीय धातु आयन की चारों तरफ ये जो Cl है, ये NH3 है, ये लिगैंड लगे रहते हैं। चारों तरफ ये लिगैंड लगे रहते हैं। कौन कौन से, जो NH3 लिगैंड है चारों तरफ। इधर भी लिगैंड है, इधर भी लिगैंड है ना, L लिख देता हूं मैं, इधर भी लिगैंड है, इधर भी लिगैंड है। ठीक है बात। तो जो ये लिगैंड है, ये जो लिगैंड है, इन पर मुख्य रूप से या तो ऋणावेश होता है या फिर ये उदासीन होता है। मुख्य रूप से या तो उन पर ऋणावेश होता है या फिर ये उदासीन होते हैं। तो अपने आवेश की वजह से, अपने आवेश की वजह से ये इस सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर विद्युत अक्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। क्या उत्पन्न कर देते हैं,
विद्युत अक्षेत्र। किसकी वजह से? अपने आवेश की वजह से। या तो ये आवेश रहित होंगे, इन पर आवेश होगा। मुख्य रूप से लिगैंड के ऊपर ऋणावेश होता है, जैसे कि Cn- हो गया, Cl- हो गया, ये सब आपने ज्यादातर जितने भी लिगैंड देखे होंगे, ज्यादातर वो ऋणावेशित लिगैंड देखे होंगे, इन पे जिन पर ऋणावेश है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि लिगैंड या थ्योरी पॉइंट में क्या लिखोगे? देखो पहले पॉइंट में क्या लिखोगे? केंद्रीय धातु आयन के चारों तरफ उपस्थित लिगैंड अपने ऋणावेश या आवेश के कारण धातु के चारों ओर विद्युत अक्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। विद्युत अक्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। इसी विद्युत अक्षेत्र को क्रिस्टलीय अक्षेत्र कहते हैं। इसी विद्युतीय अक्षेत्र को क्रिस्टल अक्षेत्र कहते हैं। और जो ये अक्षेत्र, जो एरिया बना हुआ है, इसी एरिया की हम सारी की सारी बात करने वाले हैं। इसी पे ही विपाटन होगा, जो हम वो ऊपर पढ़ेंगे। तो क्रिस्टल अक्षेत्र के बारे में पता चल गया। अब थ्योरी में आप क्या लिखोगे? मैं सिर्फ कर रहा हूं, फिर थ्योरी लिख रहा हूं। क्लियर हो गई बात आपको? लिख दिया मैंने थ्योरी। ठीक है, यही सेम थ्योरी इसी पॉइंट में आपको, मतलब इसी वे में आपको एग्जाम के अंदर भी लिखना है, या टीचर अगर कोई देख रहा है तो इसी वे में आपको बच्चों को लिखवाना है, पढ़ाना है कि जो केंद्रीय धातु आयन है उसके चारों ओर उपस्थित जो लिगैंड है वो अपने ऋणावेश आवेश के कारण विद्युत अक्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। और इसी विद्युत अक्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय अक्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तीसरा पॉइंट काफी खास है। तीसरा पॉइंट क्या है कि लिगैंड और डी कक्षकों के बीच जो लिगैंड होते हैं धातु आयन में उपस्थित डी कक्षकों की ऊर्जाओं में परिवर्तन कर देते हैं, जिस वजह से वो टूट जाते हैं। क्या पॉइंट है अगला? लिगैंड डी सॉरी धातु में, लिगैंड धातु आयन में उपस्थित डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि या कमी कर देते हैं, जिससे उनकी ऊर्जाएं अलग अलग हो जाती हैं। अलग अलग हो जाती है और इसी कारण वे कक्षक विपाटित हो जाते हैं। विपाटित हो जाते हैं। ये पॉइंट खास है। क्या हुआ कि जो लिगैंड होते हैं जो चारों तरफ विद्युत अक्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, वे जो धातु आयन में उपस्थित डी कक्षक हैं उनकी ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं। यानी कि या तो वृद्धि कर देंगे या घटा देंगे, कमी कर देते हैं या वृद्धि कर देते हैं, जिससे उनकी ऊर्जाएं अलग अलग हो जाएंगी फिर। और ऊर्जाएं अलग अलग हो जाने की वजह से वो कक्षक क्या हो जाते हैं? विपाटित हो जाते हैं, यानी कि विभाजित हो जाते हैं। कुछ कक्षक ऐसे होंगे जिनकी ऊर्जाओं में वृद्धि होगी तो वो ऊपर की ओर चले जाएंगे, ऊर्जा ज्यादा हो गई। कुछ ऐसे होंगे जिनकी उसमें ऊर्जा में कमी आ गई तो वो नीचे की साइड चले गए, उनकी ऊर्जा घट गई। तो इसी तरीके से कक्षक जो एक साथ 5 जुड़े हुए थे वे अब अलग अलग हो गए हैं, टूट गए हैं। अब पूरे में टूटते कैसे हैं वो हम अगले पॉइंट में देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी तक जो हमने शुरुआत की थी वो यहां तक हो चुकी है, यहां तक उतार लीजिए। फिर हम आगे अब समझेंगे कि आखिर डी कक्षक पूरे तरीके से टूट क्यों रहे हैं, मेन रीजन क्या है। उतारिए। अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट है डी कक्षकों का विपाटन।
अब ये यहां से खास पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, पूरा का पूरा सिद्धांत इसी पे ही बेस है, ध्यान से समझना भाई इस चीज को। देखो इसी के अंदर भी मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा, जैसे जो चौथा पॉइंट है, इसका पहला जो पॉइंट हम लिखने वाले हैं वो ये है कि मुक्त अवस्था जब है, यानी कि जब बॉन्ड नहीं बन रहा है, जब बंध नहीं बन रहा है, एकदम मुक्त अवस्था में डी कक्षक हमारे पास उपस्थित है, तो मुक्त अवस्था में पांचों डी कक्षक, 5 है भाई साहब, पांचों डी कक्षकों, अब कौन कौन से हैं सर 5, ये भी लिखवा दो। पांचों डी कक्षकों कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई, ठीक है, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वो पांचों कक्षक हैं, ठीक है, याद रखने आपको। डी एक्स वाई एक कक्षक है, डी वाई जेड दूसरा कक्षक है, डी जेड एक्स तीसरा कक्षक है, डी जेड स्क्वायर चौथा कक्षक है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पांचवा कक्षक है, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं कि मुक्त अवस्था में पांचों डी कक्षक जो कि हमने लिख दिए की ऊर्जाएं समान होती है, इनकी ऊर्जाओं में कोई परिवर्तन नहीं आता, की ऊर्जाएं समान होती है। यहीं पर आपको फिर मैं वो जो चित्र है आपकी बुक के अंदर वो भी समझाऊंगा, ऊर्जाएं समान होती है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट खास है इस चौथे पॉइंट के अंदर, क्या कि अच्छा अपने ऑब्सेसिव बॉन्ड में पता चला होगा कि जो रिक्त डी कक्षक होते हैं उनमें जो लिगैंड होते हैं, लिगैंड वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं, ये आपने संकरण में या फिर जो वीबीटी थी उसमें पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो लिगैंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलने वाला हूं, लिगैंड इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने के लिए, इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने के लिए क्रिस्टलीय क्षेत्र की ओर चलता है, क्रिस्टलीय दान करने के लिए क्रिस्टलीय क्षेत्र की ओर चलता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है इस लाइन से कि जो लिगैंड हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर रहे हैं केंद्रीय धातु को, ठीक है, केंद्रीय धातु को, और उसके चारों तरफ क्या उपस्थित है, क्रिस्टल क्षेत्र। तो कुल मिलाकर क्रिस्टल क्षेत्र में जो लिगैंड हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब क्रिस्टलीय क्षेत्रीय विद्युत क्षेत्र था हमारे पास, तो वहां पे एक तरीके से ऋणावेश बना हुआ है, एक तरीके से क्या बना, आवेश है भाई, आवेश की वजह से तो वह क्षेत्र बना था। अब उस पे जो आवेश है वो ऋणावेश है, कौन सा है, ऋणावेश है। तो जब आप इस पे इलेक्ट्रॉन डाल लोगे, किसी ऋणावेश के पास में इलेक्ट्रॉन लेके आओगे, इलेक्ट्रॉन का युग्म लेके आओगे, तो क्या वो प्रतिकर्षित नहीं करेंगे उस चीज को, क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, वहां पे उस इलेक्ट्रॉन को दूर भगाने का प्रयास करेंगे। अब जो ये प्रतिकर्षण हो रहा है, जो डी कक्षकों के द्वारा प्रतिकर्षण लगाया जा रहा है, अब देखिए तीसरा पॉइंट ये खास है, डी कक्षक व इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण, जिसे हम रिपल्सन बोलते हैं, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, जिससे अधिक प्रतिकर्षण, जिससे अधिक प्रतिकर्षण महसूस करने वाले जिससे अधिक प्रतिकर्षण महसूस करने वाले कक्षकों की ऊर्जाएं अधिक हो जाती हैं, कक्षकों की ऊर्जाएं अधिक हो जाती हैं, और ये कक्षक
ये पांचों कक्षक थे ऊंची व नीची ऊर्जा सत्रों में बट जाते हैं। ऊंची व नीची ऊर्जा सत्रों में बट जाते हैं, बट जाते हैं। प्रतिकर्षण किसके बीच हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है डी कक्षकों के, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म आ रहा है कौन दे रहा है? लिगैंड दे रहा है। किसे दे रहा है? जो हमारे पास रिक्त डी कक्षक है उन्हें, केंद्रीय धातु में बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो उनके बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। अब जो ये प्रतिकर्षण है वो अलग अलग प्रकार से हो रहा है। अब किस पे कितना प्रतिकर्षण हो रहा है, कैसे प्रतिकर्षण हो रहा है, ये डिपेंड करता है हमारे पास ज्यामिति पर, यानी कि अष्टफलकीय ज्यामिति है या फिर चतुष्फलकीय ज्यामिति है। इनके बारे में भी आपकी बुक में जरूर पॉइंट होगा अगर आपने बुक देखी हो। ये वाली लाइन थोड़े और अच्छे तरीके से आगे मैं समझाऊंगा जब आपको चित्र बनाकर दिखाऊंगा अष्टफलकीय वाला और चतुष्फलकीय वाला। ठीक है, अब इसे पॉइंट समझो कि लिखा हुआ क्या। जिससे अधिक प्रतिकर्षण जो महसूस करने वाले कक्षक हैं उनकी ऊर्जाएं अधिक हो जाती है। भाई लिगैंड एकदम से जब ज्यादा पास आ गया, लिगैंड के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ज्यादा पास आ गए हैं किसके? रिक्त डी कक्षक के, और उन पे ज्यादा प्रतिकर्षण हो गया, ज्यादा दूर भगाने का प्रयास हो, तो वहां पे ज्यादा ऊर्जा बढ़ गई। किसकी? जो प्रतिकर्षित कर रहे हैं वो अपने से दूर भगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी चाहिए होती है। तो इस वजह से उन कक्षकों की ऊर्जाएं भी क्या हो गई? अधिक हो गई, क्योंकि जो अधिक प्रतिकर्षण महसूस कर रहे हैं। जब एक की ऊर्जा अधिक होगी तो दूसरे की अपने आप कम हो गई होगी। तो इस वजह से वो जो कक्षक हैं वो ऊंची और नीची ऊर्जा सत्रों में बट जाते हैं। कौन से कक्षक हैं? ये 5 कक्षक हैं। इनमें ये क्या होंगे कि कुछ कक्षकों की ऊर्जा निम्न हो जाएगी, कुछ कक्षकों की ऊर्जा उच्च हो जाएंगी। उच्च वाले ऊपर की सतर में चले जाएंगे, निम्न वाले नीचे के सतर में चले जाएंगे, और इस वजह से क्या जो कक्षक एक साथ थे वो टूट गए। आपने एक डायग्राम देखा होगा कुछ ऐसे करके कि 5 कक्षक पहले जब मुक्त अवस्था में थे एक साथ हैं, इसके बाद क्या होता है वो स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट क्या होते हैं? स्प्लिट। ऊपर 2 रह जाते हैं, नीचे 3 हो जाते हैं। ऊपर जो 2 हैं उनकी ऊर्जा ज्यादा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्हें अधिक प्रतिकर्षण फील हुआ। किससे प्रतिकर्षण फील हुआ? जो इलेक्ट्रॉन युग्म आ रहा था, जो इलेक्ट्रॉन युग्म आ रहा था उसने इन डी कक्षकों पर, जो ये ऊपरले वाले डी कक्षक हैं, इन पर अधिक प्रतिकर्षण महसूस करा, जिस वजह से इनकी ऊर्जा ज्यादा बढ़ गई। अब क्यों इन पर ज्यादा महसूस हुआ प्रतिकर्षण वो भी मैं बताऊंगा, ये सब आगे बताऊंगा पॉइंट में, इस जब मैं डायग्राम को समझाऊंगा। अभी जस्ट थ्योरी आप लिखने का प्रयास कीजिए। अब जिसको ये ऊपर वाला है इसे हमने ईजी बोल दिया, नाम दे दिया अलग से, निचले वाले को T2G नाम दे दिया। इनके बीच की जो ऊर्जा थी वो 10 DQ मानी गई, 10 DQ मानी गई। ये सब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतनी थ्योरी आप देख लीजिए कि मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है। डी कक्षकों का विपाटन समझाने का प्रयास करा। जब मुक्त अवस्था है तो सभी जो पांचों के पांचों डी कक्षक आपके सामने लिखे हैं, सबकी ऊर्जाएं समान है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लिगैंड इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है, दान करने के लिए क्रिस्टलीय क्षेत्र की ओर बढ़ता है। ठीक है, मतलब क्या कहे कि उसने इलेक्ट्रॉन युग्म को दान किया है और वो जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्रिस्टलीय क्षेत्र की ओर होते हुए डी कक्षक की ओर जा रहे हैं। अब जो ये डी कक्षक हैं क्या करेंगे? डी कक्षक और इन इलेक्ट्रॉन युग्म जो कि आ रहे हैं इनके मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण का अनुभव होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर ऋणावेश हो गया। भाई एक तो डी कक्षक है, कक्षक कौन सी कक्षकों को क्या बोलते हैं? कक्षक वो स्थान है जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पर ऋणावेश होगा डेफिनेटली। और ऊपर से जो आ रहा है वो भी ऋणावेश है, तो इस ऋणावेश की वजह से क्या होगा? इनके बीच मध्य प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण जिस पे ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, और जिस पे प्रतिकर्षण कम होगा उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। इस वजह से ये जो कक्षक थे ये हमारे पास 2 ऊर्जा सत्रों में बट गए, एक उच्च ऊर्जा सत्र में और एक निम्न ऊर्जा सत्र में। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऊंची में नीची ऊर्जा सत्रों में बट जाते हैं। अब यहां पर मेरे को एक पॉइंट और लिखना था, मैं एक बार कैमरा में देख लेता हूँ, ये दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है, और जगह भी बची हुई है। एक पॉइंट और खास है इसमें, ठीक है, विपाटन, यानी कि जो ये टूट गया है, ये विभाजित हुआ है, ये कक्षक जो टूटे हैं ऊपर नीचे निम्न सत्रों में, निम्न ऊर्जा सत्रों में, ये विपाटन जो है ये आपकी ज्यामिति पर निर्भर करता है। विपाटन ज्यामिति पर निर्भर करता है, ज्यामिति पर निर्भर करता है। यानी कि अष्टफलकीय ज्यामिति है तो कुछ अलग तरीके से विपाटन होगा, चतुष्फलकीय है तो कुछ अलग तरीके से विपाटन होगा। तो ये भी काफी खास पॉइंट है, और उम्मीद आपको 4th पॉइंट पूरे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर यहां तक का आपको पूरी चीज समझ आई है तो आप समझिए क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत भी समझ गए। क्लियर? अब बस डायग्राम बचता है, हम उसकी बात करते हैं अष्टफलकीय वाली की, इसे उतारिए फटाफट। तो चलिए दोस्तों,
अब हम समझते हैं कि ज्यामिति पर ये कैसे निर्भर करता है कि विपटन अलग अलग प्रकार से हो रहा है। लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि जो विपटन है वो ज्यामिति पर निर्भर करता है, और हमारी पहली ज्यामिति है अष्टफलिक की। अष्टफलिकीय ज्यामिति में आखिर डी कक्षक का विपटन कैसे हो रहा है। ठीक है, डी कक्षक विपटन क्या है कि ऊर्जा, अलग अलग ऊर्जाएं होने की वजह से डी कक्षकों का विभाजित होना। अलग अलग ऊर्जाएं कैसे हो रही है उनकी, वो हो रही है हमारे पास जो लिगैंड है उनके द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म के और डी कक्षकों के बीच प्रतिकर्षण की वजह से। प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो ऊर्जा भी ज्यादा होगी, प्रतिकर्षण कम होगा तो ऊर्जा भी कम होगी। ये सब हमने अभी तक पढ़ लिया। सबसे पहली बात क्या है, देखिए जरा इस अष्टफलिकीय डी ज्यामिति में डी कक्षक विपटन में सबसे पहली बात यह है कि अष्टफलिकीय ज्यामिति में छह एक दंती लिगैंड धातु के चारों ओर छह दिशाओं में उपस्थित होते हैं। अब ये सर छह दिशाएं कौन कौन सी हैं ये भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। छह दिशाओं में उपस्थित होते हैं। अभी देखो कैसे कैसे कौन कौन सी छह दिशाएं हैं। भाई आपने एक्सिस पढ़ा है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक यहीं पर ही मान लीजिए कि जेड एक्सिस। बना तो दिखा नहीं सकता 3D में, मैं दिखा रहा हूं कि ये मान लीजिए जेड एक्सिस है। ठीक है, ये प्लस एक्स एक्सिस पहली दिशा, माइनस एक्स एक्सिस दूसरी दिशा, प्लस एक्स एक्सिस वाई एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस ये क्या होगी तीसरी, और ये माइनस वाली चौथी। इसी तरीके से प्लस जेड होगी और एक छठी होगी माइनस जेड। तो जो छह लिगैंड होते हैं वो इसी वे में उपस्थित होते हैं धातु के चारों तरफ। यहाँ पे बीच में कोई धातु होगी, कोई मेटल होगा। क्लियर है? तो अष्टफलिकीय ज्यामिति में हमारे पास जो छह एकदंती लिगैंड होते हैं वो धातु के चारों ओर छह की छह दिशाओं में उपस्थित होते हैं। और छह दिशाएं कौन कौन सी हैं, वो प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई, और प्लस जेड माइनस जेड अक्ष। सही है, ये आप लिख भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। छह दिशाएं, छह दिशाएं हैं, प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस जेड, यानी कि एक बार प्लस एक्स एक बार माइनस एक्स अक्ष। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब दूसरा पॉइंट काफी खास है भाई साहब। दूसरा पॉइंट का, अगर आप मैथ के स्टूडेंट होंगे तो अक्ष तो जानते होंगे भैया, ऐसे एक रेखा करके एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, उसी तरीके से 3D में एक जेड अक्ष भी होता है। ऐसे सामने से ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और एक ये जेड अक्ष हो गया बाहर की तरफ, ये जेड अक्ष हो गया इस तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपको बताऊं जेड अक्ष के सामने उपस्थित डी जेड स्क्वायर कक्षक व एक्स वाई अक्ष के सामने स्थित डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं। अब क्यों कर रहे हैं ये भी बताऊंगा। अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं जिससे इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। इन्हें ईजी कक्षक कहते हैं। ठीक है, इन्हें ईजी कक्षक कहते हैं। इनकी ऊर्जा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण अधिक हो रहा। क्यों अधिक प्रतिकर्षण हो रहा, अब ये समझो जरा। देखो भाई साहब,
एक एक्स एक्सिस हो गया और एक ये मान लीजिए जेड है, ठीक है। मान लीजिए जेड है, प्लस जेड होगा, माइनस जेड होगा, प्लस एक्स होगा और माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब जो लिगैंड है वो इनके एकदम सामने है, जेड अक्ष के भी सामने है और एक्स वाई अक्ष के भी सामने है। जेड के भी एकदम सामने, यहाँ पे लिगैंड रखा हुआ है, यहाँ पे लिगैंड रखा हुआ है और यहाँ पे एक्स के भी सामने लिगैंड रखा हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास कक्षक उपस्थित है, कौन सा, dz स्क्वायर कक्षक है एकदम सामने और उसके सामने ही रखा हुआ है। अब सामने से जब इसके इलेक्ट्रॉन युग्म आ रहे होंगे, लिगैंड एकदम सामने बैठा है तो सामने से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे और ये भी इसके एकदम सामने है, तो ये भी सामने से क्या कर रहा होगा, इधर से इसकी तरफ प्रतिकर्षण लगा रहा होगा। भाई सामने सामने का प्रतिकर्षण एकदम बहुत ज्यादा होगा, एक दूसरे के आमने सामने है, आमने सामने है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये इस डी कक्षक की तरफ जा रहा होगा। जाने से एकदम क्या होगा कि जो कि एकदम सामने थे, एक एग्जैक्ट सामने थे, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होगा, एकदम बहुत ज्यादा। अगर कहीं आसपास होते कि यहाँ पे होते या यहाँ पे होते तो इतना प्रतिकर्षण नहीं होता, ये काफी पास तक चले जाते। लेकिन चूंकि एक दूसरे के एकदम सामने रखे हुए हैं, तो सामने होने की वजह से इनके बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा हो गया। और अगर प्रतिकर्षण ज्यादा हो गया तो सिंपल सी बात है भाई साहब, क्या हुआ होगा, इनकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, प्रतिकर्षण होगा तो ऊर्जा भी बढ़ेगी। अब इन्हीं कक्षकों को, किन कक्षकों को, जो कि है डी जेड स्क्वायर और आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला, इन्हें हमने ईजी कक्षक बोल दिया और ईजी कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा होगी, मैंने आपको बता दिया। परंतु तीसरा पॉइंट, परंतु कक्षक डी एक्स वाई, डी वाई जेड व डी जेड एक्स में कम प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि ये सामने नहीं है, कम, ये कक्षक एकदम सामने नहीं है, इसलिए इनमें कम प्रतिकर्षण होता है, में कम प्रतिकर्षण होता है, जिससे इनकी ऊर्जा कम रह जाती है, जिससे इनकी ऊर्जा कम रह जाती है, कम रह जाती, सही बात है, कम रह गई है, इन्हें हमने बोल दिया, इन्हें T2G कक्षक कहते हैं। बहुत बढ़िया, इन्हें हमने क्या नाम दे दिया, T2G कक्षक। इस तरीके से अब हमें पता चल गया सर कि किसकी ऊर्जा ज्यादा हो गई और किसकी ऊर्जा कम हो गई, अष्टफल की हमें किस वजह से हुई है, वो हुई है अक्ष की वजह से। जो हमारे पास डी जेड स्क्वायर कक्षक है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक है, वो एकदम अक्ष के सामने रखे हुए हैं, इस वजह से वो ज्यादा प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। ज्यादा प्रतिकर्षण का अनुभव कर दिया तो मतलब उनकी ऊर्जा ज्यादा हो गई। लेकिन जो मेरे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स है, वो हमारे पास एकदम लिगैंड के सामने नहीं है, आसपास है थोड़ा सा, तो इस वजह से उनमें प्रतिकर्षण कम होता है और उनकी ऊर्जा कम रह जाती है, और इन्हें हमने क्या नाम दे दिया, T2G दे दिया। ठीक है, अब हम उस चित्र को बनाते हैं जिस चित्र के लिए आप काफी टाइम से परेशान हैं। इसे एक बार उतार लीजिए, फिर मैं सिर्फ करके चित्र बना देता हूँ। तो चलिए चित्र बनाते हैं और चित्र को समझने का प्रयास करना। अभी तक जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो सब इस चित्र के अंदर आपको समझ आएंगे। ये मेरे पास 5 प्रकार के डी कक्षक हैं, ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये मुक्त अवस्था में है, मुक्त अवस्था में डी कक्षक। तो मतलब इनकी ऊर्जाएं समान होंगी, है ना, समान ऊर्जाएं, ये तो मैंने बताया था आपको। इसी तरीके से ये, चूंकि इनकी ऊर्जाएं समान है, ये एक साथ रखी हुई, ठीक है ना। अब क्या होता है, मेरे पास कहानी यहां से स्टार्ट होती है, इनमें होता है विपाटन। इनमें क्या होता है, इनमें होता है भाई साहब विपाटन। ये 2 कक्षक अलग आ गए और नीचे की तरफ 3 कक्षक आ गए, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया था। ऊपर की तरफ कौन से जाएंगे, देखो ऊर्जा का क्रम ये है, नीचे से ऊपर की साइड, ऊपर की ऊर्जा ज्यादा है, ऊपर की ऊर्जा ज्यादा है। और ऊर्जा ज्यादा किसकी हुई थी हमारे पास, जो ईजी कक्षक थे। ये कौन से कक्षक हैं, ईजी कक्षक। और ईजी कक्षक थे मेरे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। सही बात है, इनकी ऊर्जा ज्यादा थी। यहां पे औसत है ऊर्जा का, औसत ऊर्जा। निचले वाले कौन से थे सर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड
और dz x। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इन कक्षकों को हमने क्या दिया था? T2G कक्षक कहा था, T2G कक्षक कहा था। अब जो ये औसत है, जरा ध्यान से सुनना, ये डाटा जो है हमें लैब के टेस्टेड है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है कि इनके बीच की जो ऊर्जा थी, ये जो ऊर्जा है इनके बीच की, वो है 6dq, 6dq। और इसके बीच की जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा का अंतर आया हुआ है यहाँ पे औसत है, ये जो ऊर्जा है इसे बोलते हैं 4dq। तो टोटल दोनों कक्षकों के बीच की अगर ऊर्जा का अंतर हम निकाल लें यहां से लेके यहां तक का, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10dq। और इस ऊर्जा अंतर को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा नोट से, और ये कितना है? 10dq। ये आपको याद रखना है। इस तरीके से मेरे पास विपाटन होता है किनका? डी कक्षकों का। जब ये शून्य अवस्था में, मुक्त अवस्था में है, तो भी इनके पास ऊर्जा एकदम समान है, पांचों के पांचों एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्या हुआ? लिगैंड, और जो हमारे पास लिगैंड की वजह से जिसने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान किया है, तो उस वजह से प्रतिकर्षण हुआ लिगैंड, उनके कक्षकों के और उसके लिगैंड के बीच, और उस वजह से क्या हुआ? जितना ज्यादा प्रतिकर्षण हुआ उनकी ऊर्जा बढ़ गई। तो उनमें प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ था, क्यों? क्योंकि एकदम अक्ष के सामने थे, लिगैंड के एकदम सामने थे, तो इस वजह से इनकी ऊर्जा बढ़ गई। इसको हमने ईजी नाम दे दिया, और इनकी ऊर्जा घट गई, इनको हमने T2G नाम दे दिया। ये आपके सामने हमने इसका चित्र बना दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको एकदम बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यहीं पर अगर हम आपको चतुष्फलकीय वाले के बारे में बताऊं, तो चतुष्फलकीय में मेरे पास जो प्रतिकर्षण अनुभव होता है, प्रतिकर्षण ज्यादा फील करते हैं dxy, dyz एंड dzx। कौन ज्यादा फील करते हैं? यहीं कहीं अगर मैं इसे 4x वाला बना दूं, तो कुछ ऐसा होगा चतुष्फलकीय वाला, कि चतुष्फलकीय में जो मेरे पास बचे हुए 3 कक्षक हैं, वो ज्यादा प्रतिकर्षण फील करते हैं, क्योंकि वो अक्ष के सामने उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये 3 कक्षक फिर ऊपर आ जाएंगे, कौन से? dxy, dyz और dzx। क्यों? क्योंकि ये अधिक प्रतिकर्षण फील कर रहे हैं, अधिक प्रतिकर्षण फील कर रहे हैं हम ये, तो मतलब इनमें ऊर्जा क्या हो गई? अधिक हो गई। और इन्हें हमने क्या नाम दिया था? T2G, T2G कक्षक। और जो बचे हुए 2 हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसमें एक तो था dx² - y² और एक था dz², और इसे हमने क्या दिया था? Eg कक्षक नाम दिया था। अंतर कितना रहेगा? वो 10dq, आप याद रख लीजिएगा। क्लियर है? अब ये किसका था? चतुष्फलकीय का। भाई साहब इसका तो मीम बन जाता अगर ये अष्टफलकीय लिखा रहता है यहाँ पे, चतुष्फलकीय का। अब सर इसमें थ्योरी कैसे लिखेंगे? चतुष्फलकीय में तो थ्योरी भी नहीं पता। थ्योरी आप कैसे लिखोगे कि चतुष्फलकीय में मेरे पास लिगैंड चारों दिशाओं में उपस्थित होते हैं, इसमें सिर्फ एक दंती 4 लिगैंड जुड़े रहते हैं। कितने? एक दंती 4 लिगैंड जुड़े होते हैं, और ये लिगैंड की चारों दिशाओं में उपस्थित होते हैं। इस बार सिर्फ 4 ही अक्ष है हमारे पास, ठीक है, चारों में। अब जो कक्षक dxy, dyz एंड dzx है, वो ज्यादा प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, अतः उनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। जबकि कक्षक dx² - y² एंड dzx² कम प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, इस वजह से उनकी ऊर्जा कम रह जाती है। फिर फटाफट से आपको चित्र बना देना, सिंपल सी बात है। उम्मीद है आपको एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम ये जो सिद्धांत है समझ आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से समराइज कर देता हूँ आखिर इस सिद्धांत के अंदर था क्या, ठीक है। आप एक बार इसे चित्र को बना लीजिए, फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों मैं आपको दोबारा से इस सिद्धांत को एक बार फटाफट से 1-2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आंकड़ा थोड़ा सा याद रखना, आंकड़ा बदलता रहता है, ये सब लैब में टेस्ट करके पता चलता है। अष्टफल के लिए आंकड़ा अलग था अष्टफलकीय के लिए, और ये चतुष्फलकीय के लिए आंकड़ा अलग है। क्लियर है? ठीक है। तो सिद्धांत में क्या हुआ था? सन 1929 ईस्वी में वैज्ञानिक एच बैथे ने CFT सिद्धांत यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी। यह सिद्धांत 1950 में लागू हुआ। इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित थी। सबसे पहली अवधारणा क्या थी कि मेरे पास केंद्रीय धातु आयन के चारों तरफ उपस्थित लिगैंड एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। इसी विद्युत क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? आपका कक्षीय क्षेत्र बोलते हैं, है ना, क्रिस्टलीय क्षेत्र बोलते हैं। इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब जो ये लिगैंड हैं, ये एक विद्युत क्षेत्र जनरेट कर रहे हैं। किसके वजह से जनरेट कर रहे हैं? अपने ऋणावेश के या आवेश की वजह से, जो उन पर आवेश उपस्थित है उसकी वजह से। अब इनमें डी कक्षीय विपाटन क्या है कि जो लिगैंड है, लिगैंड और जो डी कक्षक है उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होने के वजह से जो डी कक्षक हैं हमारे पास, उनकी ऊर्जाओं में परिवर्तन हो जाता है। ऊर्जाओं में परिवर्तन होने की वजह से कुछ कक्षकों की ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं और कुछ कक्षकों की ऊर्जाएं घट जाती हैं। इसी कक्षीय विपाटन बोलते हैं। अब जो ये विपाटन है, ये हमारे पास ज्यामिति पर निर्भर करता है। अगर अष्टफलकीय ज्यामिति है तो मेरे पास जो ईजी वाले कक्षक है उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, लेकिन अगर मेरे पास चतुष्फलकीय ज्यामिति है तो उसमें ईजी वालों की ऊर्जा कम होती है, इसलिए नीचे रखा हुआ डायग्राम में।
ठीक है। अब इजी कक्षक कौन से है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, और जो d2g कक्षक है यानी कि जिनकी ऊर्जा चतुष्फलकीय में ज्यादा है लेकिन अष्टफलकीय में कम थी, वो dxy dyz एंड dzx है। ये स्प्लिट हमारे पास इस तरीके से है। उम्मीद है आपको पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से सिद्धांत समझ आ गया होगा। अगर थोड़ी बहुत कमी रही होगी तो जो जो आपने पॉइंट लिखे हैं उन्हें एक बार हल्के से एक बार रिवाइज कर लेना दोबारा से बैठ के, और उसके बाद मन मन में सोचना कि सिद्धांत आपको क्लियर हुआ है पूरा का पूरा या नहीं हुआ। हल्की फुल्की अगर आपको कमी लगती है फिर भी तो एक बार आप 2x में भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। मैंने अपना पूरा का पूरा 100% आपको देने का प्रयास किया है। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको कोई क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग ले जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको उसके नोट्स चाहिए हैं, नोट्स लेने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हैं @CAM by Shivam, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है। इंस्टाग्राम पेज पर आकर हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक के या फिर चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो वो भी आपको हम आपके डीएम में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। सो अपना प्यार बनाए रखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को काफी ज्यादा प्यार आपको आपका हमें मिलेगा, और वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।